आज हम लोग जो है प्रिंसिपल ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद जो है तुमको वर्क डन बाय द टॉर्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और तुमको रोलिंग मोशन जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन का जो केस होगा, इन सबों को हम लोग देखेंगे। तो पहले जो है तुमको देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है जैसे तुम्हारा, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है कि कोई बॉडी है जो कि तुमको एक प्लेटफॉर्म है जो रोटेट कर रहा है और इस पर एक मैन है, एक पर कोई बॉय है इस पर खड़ा है और उसका जो बॉय प्लस जो प्लेटफॉर्म है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल तुमको ये घूम भी रहा है ओमेगा इक्वल्स टू 4 रेडियन पर सेकेंड से ये घूम रहा है। और अभी जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई प्लेटफॉर्म प्लस बॉय, आई जो है तुमको प्लेटफॉर्म प्लस बॉय का यह 4 kg मीटर स्क्वायर है। अगर और ये बच्चा अगर तुमको ये जो बॉय है अगर ये नया पोजीशन अपना जैसे पोजीशन चेंज यहाँ से मतलब डिस्टेंस अपना बदल लेगा प्लेटफॉर्म पर, पहले मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ कम डिस्टेंस पे था, अब ये डिस्टेंस बदल लिया या अपना हाथ को फैला दिया, तो इसके कारण से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया हो गया, इसका I1 जो है तुमको 4 से बढ़ के हो गया इसका 5 हो गया, अगर मानते हैं 5 kg मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो न्यू ओमेगा क्या होगा, इसका ओमेगा 1 क्या होगा। तो यहाँ पर जहाँ तक है कि इसका जो है तुमको जो कि प्लेटफॉर्म है इसके अबाउट इसमें जो है तुमको एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इसका। तो प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा यह एक तरीका इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है, एक ये जो बच्चा है ये बॉल को फेंक दिया तो उससे इसको मोमेंटम मिल गया, तो ये जो मोमेंटम के कारण क्या होगा, पहले अगर ये रेस्ट में है इस तरह से पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसे दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन डील करते हैं। तो ये तुमको प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें क्या होगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। तो तुमको 4 गुना 4 हो गया तुमको इसका kg मीटर स्क्वायर इंटू 4 रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 kg मीटर स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 क्या होगा तुमको 4 इंटू 4 16/5 रेडियन पर सेकेंड, 16/5 ये तुमको इसका वैल्यू हो गया। तो ये तुमको 16/5 रेडियन पर सेकेंड का वैल्यू हो गया तुमको इसका आएगा। अब जैसे कि इसी में एक क्वेश्चन जो कि सिचुएशन इस तरह का डील कर सकते हैं, इसी में जो क्वेश्चन हो सकता है कि एक बॉय अगर खड़ा है, तुमको मान लेते हैं कि पेरिफेरी पर प्लेटफॉर्म के, और अभी प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, जैसे कि ये तुमको प्लेटफॉर्म है जिस पर कि हम लोग अभी ये प्लेटफॉर्म रुका हुआ है और एक जो बॉय खड़ा है वहाँ पर वह क्या करता है, बॉल को थ्रो कर दिया टेंजेंशियली, बॉल का कुछ मास दिया हुआ है, तो उसके कारण उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बॉल के कारण अगर सिस्टम का पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो कितना तुमको उसका होगा। देखो जैसे कि एक अनदर क्वेश्चन इसी टाइप का इस ढंग से हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म है, ये रेस्ट में है अभी, और इस पर जो है तुमको इसका रेडियस है, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है। यहाँ पर एक बॉय है, बॉय एक बॉल को थ्रो करता है, ये बॉल को टेंजेंशियली, ये बॉल ऑफ मास इक्वल्स टू 1 kg इसको थ्रो कर दिया, वेलोसिटी इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से टेंजेंशियली थ्रो कर दिया। और इसका जो प्लेटफॉर्म का जो कि है बॉय प्लस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है तुमको प्लेटफॉर्म
प्लस बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तुमको 4 kg मीटर स्क्वायर, अगर 4 kg मीटर स्क्वायर इसका दिया हुआ है तो ये बॉय प्लस नॉट बॉल नहीं इसमें इंक्लूड है, इसमें नॉट बॉल इंक्लूड नहीं है इसमें। तो इसका जो है तुमको कह रहा है कि तुमको आफ्टर जब ये प्रोजेक्ट कर देगा इस बॉल को, जब थ्रो कर देगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा आफ्टर थ्रोइंग द बॉल। तो इसको थ्रो कर दिया तो इसका प्लेटफॉर्म इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट है ये। तो प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तुमको क्या होगा कि ये तुमको इनिशियली तुमको जो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है, सब रेस्ट में है। अब क्या हुआ तुमको इसको जो बॉल को जो मिल गया आर क्रॉस एम भी, तो आर हो गया तुमको आर इंटू एम भी, ये बॉल का हो गया, बॉल का प्लस आई ओमेगा हो गया, आर हो गया 1 मीटर गुना एम हो गया 1 kg और गुना भी तुम्हारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और प्लस हो गया आई जो तुम्हारा दिया हुआ है 4 इंटू ओमेगा। तो ये तुमको अगर इधर फेंका है जो कि इस ढंग से आगे के, तो ये इसको रोटेट पीछे होगा, माइनस साइन यही बताएगा। तो -2/4 दैट्स इक्वल्स टू रेडियन पर सेकेंड, -0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो उल्टा दिशा में क्या होगा, ये रोटेट करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये रिवॉल्व करने लगेगा, ये इतना रेडियन पर सेकेंड से ये रिवॉल्व करेगा। तो ये तुम्हारा इसका घूमने का स्पीड हो जाएगा इसका। तो ये तुम्हारा हो गया। अगला है तुमको तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन बाय अ टॉर्क। जब टॉर्क लगता है तुमको तो टॉर्क के कारण अगर कोई तो उसका एंगुलर जो वेलोसिटी है उसमें चेंजिंग आता है, तो टॉर्क के द्वारा जो वर्क डन होगा जिसके कारण कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितना वर्क करेगा, जबकि एंगल तुमको कुछ रोटेट कर जाए। तो वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क, तो कोई फोर्स लग रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तुमको अगर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो R इंटू अगर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट एक फोर्स लग रहा है इधर F और इधर के तरफ इसका हो गया R, तो इसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा, जिसके कारण यहाँ पर हो जाएगा इसका, और इसका डिस्प्लेसमेंट डी एस हो जाएगा। ए फोर्स F acts on a body which displaces the object by ds, work done by the force dW equals to FDS, तो dW is equal to F into RD theta, तो dW equals to RF d theta,
आर इंटू एफ टॉर्क इंटू डी थीटा, ये वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा तुमको, तो टोटल वर्क डन W बराबर टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा, इंटीग्रेशन टॉ डी थीटा। तो W बराबर टॉ इंटू डी थीटा, और W क्या हो जाएगा तुमको, इफ टॉ इज कांस्टेंट, टॉ इंटू ये जो कांस्टेंट होगा डी थीटा का, जो अगर 0 से थीटा जाता है टॉ इंटू थीटा, तो वर्क डन ये तुम्हारा हो गया टॉ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब है तुमको एंगुलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई रिजिड बॉडी, कोई जो है तुमको अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसका जो है तुमको एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या रोटेशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा। रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये किसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है और इसमें जो है तुमको ये ओमेगा स्पीड से, ये रिजिड बॉडी कोई भी कैसा भी शेप का हो, ओमेगा स्पीड से एक रोटेट कर रहा है। तो यह जो रिजिड बॉडी है इसमें बहुत से पार्टिकल्स होंगे। तो एक पार्टिकल है यहाँ पर mi मास का, और इसका जो कि यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस है ri। तो इसका जो कि काइनेटिक एनर्जी होगा, एक पार्टिकल है जिसका मास है mi, और इसका जो है सेंटर जो एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है ri, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो तुम्हारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mi, पार्टिकल ऑफ मास mi एट ए डिस्टेंस ri from axis of rotation is equal to half mi, vi का स्क्वायर होगा, तो हाफ mi ओमेगा ri, ओमेगा तो हर जगह कांस्टेंट था इसलिए ओमेगा सबके लिए सेम होगा, तो हाफ mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल के लिए सिग्मा कर देंगे, टोटल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा हाफ mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर तो तुमको ये तुमको कांस्टेंट है, बाहर आ गया समेशन के, सिग्मा mi ri का स्क्वायर। तो ये तुमको क्या होगा, इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मास इंटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, रिजिड बॉडी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ये घूम रहा है तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारा। अब इसी में अगर वर्क एनर्जी थ्योरम को देखें तो ये हो सकता है तुमको वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें जहाँ तक रोटेशन में अगर जैसे कि वर्क डन बाय द फोर्स होता था वहाँ पर, यहाँ पर होगा वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द टॉर्क is equal to change in rotational kinetic energy of the rigid body, या सिस्टम जो भी है तुम्हारा उसके। तो जहाँ तक ये हो गया वर्क डन बाय टोटल टॉर्क, तो टॉर्क वर्क डन बाय टॉर्क ऑल टॉर्क रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एट इनिशियली एट रेस्ट होगा, तो ऐसा कह सकते हैं। बॉडी अगर तुमको रेस्ट में आएगा, जिसको हम लोग प्रूव्ड भी कर सकते हैं। तो वर्क डन अगर निकालेंगे तो टॉ इंटू डी थीटा करके और फिर टॉर्क को आई अल्फा लिख देंगे और अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा प्रूव्ड भी हो जाएगा। तो जैसे कि क्या हो जाएगा, वर्क डन, ऐसे इसको प्रूव करना चाहें तो वर्क डन बाय टॉर्क टोटल ऑल इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के डी डब्ल्यू इसको कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं तो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई तो हो गया ये आई और अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिख देते हैं इंटू डी थीटा, आई डी ओमेगा इंटू डी थीटा बाय डी टी, आई ओमेगा डी ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर इंटीग्रेशन आई ओमेगा डी ओमेगा, दैट्स इक्वल टू जीरो से अगर ओमेगा कर दें तो आई और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये जीरो से ओमेगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये एंगुलर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये तुम्हारा हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया। अब है तुमको जैसे कि एक स्पेशल टाइप का मोशन है, जैसे इसमें पहले एक जो अभी तक हम लोग एंगुलर और लीनियर में अगर कंपैरिजन करके देखें तो वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद हम लोग एक ऐसा मोशन को डील करेंगे जिसमें कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो, तो उस तरह कंबाइंड हो, तो उस तरह का मोशन का जैसे एक एग्जांपल होता है रोलिंग मोशन, उसकी चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें जैसे कि है तुमको पहले देख लेते हैं कि दोनों में रिलेशन कैसे कैसे है, दोनों में क्या है एंगुलर और लीनियर का कंपैरिजन। इधर लीनियर लिख लेते हैं, ट्रांसलेशन और ये रोटेशन है। अभी तो इसमें जैसे तुमको ट्रांसलेशन मोशन में जैसे कि हम लोग लिखते थे डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं तो यहाँ पर इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। इसमें भी से स्पीड को लिखते हैं, ये सब सिंबल को मतलब इधर लिखने रहे। डिस्प्लेसमेंट है, भी हो गया इस वेलोसिटी, तो इसके जगह पर इस पर ओमेगा लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होता है। तो ये तुमको एंगुलर और लीनियर पैरामीटर ये इसका आ गया। अब इसमें यहाँ पर फोर्स होता है, जैसे कि किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए या उसके इनर्शिया में चेंज करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जहाँ पर मास होता है यहाँ पर इसमें मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, ये भी तुमको इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले उसी को लिख देते हैं। इधर की तरफ जो भूमिका के इधर की तरफ मास का होता है वही इधर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इधर हो गया तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका अगर टेबल वगैरह से तुम इसका वैल्यू याद कर लेगा सबका, जिसका ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चंस वगैरह में। तो ये तुम्हारा हो गया मास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसे कि यहाँ पर लिख रहे थे फोर्स F इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पर जो होगा टॉर्क होगा m की जगह I लिखिए और a की जगह अल्फ़ा लिखिए, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो टॉर्क F इज इक्वल टू एम ए और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा।
अब हो गया एंगुलर मोमेंट, यहाँ मोमेंटम लिखते हैं जैसे P इक्वल्स टू एम वी, P इक्वल्स टू एम वी, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुमको आई ओमेगा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई हो गया मास, आई हो गया तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भी हो गया ये, ओमेगा हो गया ये, तो L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम हो गया ये, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम हो गया लीनियर मोमेंटम। अब देखो एंगुलर काइनेटिक, जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता था हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम का जगह आई लेगा, इसकी जगह ओमेगा लेगा, हाफ ओमेगा। जैसे डब्ल्यू होता वर्क डन, एफ इंटू एस होता था, तो इसमें एफ का जगह पे कौन लेगा, टॉर्क लेगा, और एस की जगह पे थीटा। जैसा सब फार्मूला है सब में तुम इसको रिप्लेस करते जाइए, आपको सारा फार्मूला आते जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तुम्हारा हो गया, तो यहाँ आई एम के जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, ए की जगह अल्फा आ जाएगा सही सारे फार्मूला में, और भी की जगह ओमेगा आ जाता है लीन। तो ये सारे फार्मूलाज को आप एक जगह रिलेट, जैसा कि डेरिवेशन भी इसका हो चुका होगा, तो ये तुम इसको कर सकते हो। अब अगर कोई पार्टिकल है जिसमें कि इस तरह का मोशन हो, जिसमें ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, दोनों तरह का मोशन हो, कंबाइंड हो, ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन हो उसमें मोशन में, तो जिसको हम लोग रोलिंग मोशन भी कह सकते हैं इस तरह के मोशन को। जैसे कि कम प्योर रोटेशन में है तब तो आप जैसे कि एंगुलर पैरामीटर से काम कीजिए क्वेश्चंस में, एंगुलर के आधार पर अगर कोई टॉर्क का जो है जिस सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका टॉर्क उसमें शामिल हैं, तो उस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन वर्क एनर्जी के थ्योरम भी अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है, तो ये सबों के आधार पर क्वेश्चन उसमें बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग ऐसा देखते हैं जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मोशन, दैट इज रोलिंग मोशन का एक एग्जाम्पल है इसमें, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, it is the combination of translation and rotation motion, translation rotation motion, ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये तुमको हो गया रोलिंग मोशन। ये तुमको इसमें क्या होगा कि बॉडी जो है तुमको रोलिंग मोशन कैन बी explained on the basis of pure rotation in the frame of center of mass। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हम इसको प्योर रोटेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी पार्टिकल का अगर ये तुमको प्योर रोलिंग मोशन का जैसे तुम्हारा एग्जांपल होता है, जैसे कि तुमको मोशन ऑफ व्हील एग्जांपल, जैसे तुम्हारा मोशन किसी भी व्हील का मोशन कर सकते हो, मोशन ऑफ व्हील। जैसे क्या होता है व्हील में देखो तुमको, जबकि तुमको गाड़ी चल रही है, जबकि मतलब कि व्हील मतलब कि जब इस ढंग से आगे भी बढ़ता है, जैसे ये व्हील है तुम्हारा, तो ये धीरे धीरे क्या होता है आगे भी बढ़ता है, ये तुमको इधर मूव भी करता है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये तुमको आगे भी बढ़ रहा है। तो किसी भी पार्टिकल का जो वेलोसिटी हो, ये रोलिंग हो गया तुम्हारा, इस तरह का मोशन हो गया रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में कभी भी किसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी निकालना है, जैसे इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है यहाँ पर का भी तुम्हारा इसका पार्टिकल का वेलोसिटी भी होगा अगर, तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
और प्लस ओमेगा क्रॉस आर, उसका पोजीशन वेक्टर वहाँ से लीजिए। ये तुमको किसी भी पार्टिकल का ये तुमको वेलोसिटी को इंडिकेट कर सकता है। अब रोलिंग मोशन में जैसे है तुमको, रोलिंग मोशन में जैसे कि तुमको, जबकि ये तुमको घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। और प्योर रोलिंग कहता है जब कोई विदाउट स्लिपिंग हो, अगर ये पार्टिकल जो है ये जो कांटेक्ट में है ज़मीन पर, इसका अगर वेलोसिटी देखेंगे तो ये जो कि अगर पार्टिकल का देखें, नीचे वाला पार्टिकल का अगर इस ढंग से रोटेट कर रहा है तो ये पी पार्टिकल यहाँ पे है जो कि बॉटम में है। अगर तुम्हारा जैसे ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो ये तुमको वीपी अगर कहें, जो पार्टिकल जो कि एकदम जस्ट बॉटम में होगा, तो ये बॉटम में जो पार्टिकल होगा इसका क्या होगा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो होगा इसका वेलोसिटी ये इधर जाएगा। तो वीपी होगा तुमको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा वीपी इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आगे की ओर जाएगा और माइनस ओमेगा आर। तो ये तुम्हारा इधर की ओर, इसमें जो है तुमको पीछे भाग रहा है ये, तो ये दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये पीछे आएगा। तो अगर तुमको वीपी तुम्हारा जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया। ये वीपी ग्रेटर देन जीरो, इसको कहते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसको कहेंगे रोलिंग तो हो रहा है विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो इस स्थिति में फ्रिक्शन जो है तुमको किधर लगेगा, इस स्थिति में फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये फॉरवर्ड स्लिप कर रहा है तो ये तुमको इस स्थिति में फ्रिक्शन जो तुम्हारा होगा ये फॉरवर्ड स्लिपिंग में है। जैसे कि तुमको ये पार्टिकल है, तुमको यहाँ भी लग रहा है, इधर ओमेगा आर लग रहा है, भी ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो इसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। ये फ्रिक्शन बैकवर्ड यूज होगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड यूज होता है इसमें। प्योर रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस में तुम्हारा है तो फ्रिक्शन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है, ये बैकवर्ड लगेगा। और अगर तुमको इसका केस हो जब हम लोग पार्टिकल पी जो है तुमको वह आगे की ओर अगर मूव करे, और फिर इसमें इंक्लाइंड प्लेन पर भी हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन में क्या उसमें होगा, किस तरह से बॉडी चलेगा। एक आध क्वेश्चंस भी इसके डील करेंगे जो कि एसएरओ बुक में देखोगे तुमको इसे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं रोटेशन मैकेनिक्स के चैप्टर के लास्ट पार्ट में दिए हुए हैं। 80s से लेकर के लगभग 80s से तुम्हारा ये सब जो क्वेश्चन है 80, 81, 82, 86 वगैरह तक इन सब प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे, अगर ये तुमको व्हील है, ये तुमको अगर इसमें ये तुमको ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जो है आगे की तरफ है, तो अगर ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस होगा जब भी ग्रेटर देन ओमेगा, और इफ़ वीपी जो कि तुम्हारा है ये पी पॉइंट का वेलोसिटी वीपी ये तुमको हो गया लेस देन जीरो, मतलब हो गया v माइनस ओमेगा आर लेस देन जीरो, तो v लेस देन ओमेगा आर, तो ये ओमेगा आर बड़ा होगा तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया। रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग, ये बैकवर्ड स्लीपिंग होगा। तो ये बैकवर्ड स्लीपिंग होगा तो ये तुमको जो है जो केस होगा तुमको ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड, ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा आगे की ओर, और तुमको फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। इफ इन प्योर रोलिंग v माइनस ओमेगा आर दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका जब कि नीचे का तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये प्योर रोलिंग में नो स्लिपिंग, नो फ्रिक्शन वर्क्स इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, नो स्लिपिंग, नो फ्रिक्शन वर्क्स नो फ्रिक्शन वर्क्स इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इन आइडियल कंडीशन ये है जब पॉइंट कांटेक्ट हम लोग मांग रहे हैं आइडियल कंडीशन में।
तो आइडियल कंडीशन जबकि पॉइंट कांटेक्ट जनरली जो है तुमको ये होता है कि ये जो कांटेक्ट हम लोग जो कि मान के चल रहे हैं कि जमीन से जो कांटेक्ट वन पॉइंट पे है, तो एक्चुअली में एक सरफेस होता है, तो वो एक नॉर्मल वगैरह का एक तुमको अगर फ्रिक्शन लगेगा ही तो फिर रुकेगा कैसे, जो प्योर रोलिंग में जो बॉल आ गया तो वो कैसे रुकता है। तो उसके लिए एक तर्क ये होता है कि ये जो तुम्हारा अगर इस सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन कभी नहीं रुकेगा, ये फ्रिक्शन ही एक्ट नहीं करेगा तो कैसे रुकेगा बॉडी। तो ये तुमको होता है कि बॉल जैसे रहता है तुमको नॉर्मल ये जो तुम्हारा कंडीशन में है, जैसे कि ये तुमको भी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये प्योर रोलिंग का केस है, ये ओमेगा आर हो गया, ये भी हो गया और भी इक्वल्स टू ओमेगा आर हो गया, तो फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नहीं काम करेगा। तो ये जो बॉडी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये तुमको जैसे इधर की ओर जब दबता है तो इसका गौर करके देखोगे कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है इस बॉडी का, ये तुमको इधर की ओर हो जाता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको अपोज करने लगता है। तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जो है वो जब डेवलप हो जाएगा तो इसका तुमको नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क देखो, इस ओमेगा को क्या करने लगेगा, ये टॉर्क तुमको, ये ओमेगा इस ढंग से घूम रहा है और ये टॉर्क देखो, ये ओमेगा तुमको अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये जो टॉर्क आर क्रॉस एफ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन जब इधर दबेगा तो नॉर्मल बी सेंटर से पास नहीं करके तो राइट साइड से इस ढंग से आगे बढ़ेगा। तो तुम एक चीज़ समझ रहे हो कि बॉल का जो दबाव है तुमको राइट साइड थोड़ा ज़्यादा है इधर, और तो उस कारण से नॉर्मल इसका शिफ्ट कर जाएगा जब राइट साइड, तो इसका जो टॉर्क होगा एंटीक्लॉइड डेवलप होगा, तो ओमेगा घटने लगेगा। जब ओमेगा अगर कम होगा, भी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा अगर घटने लगा तो भी तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और फ्रिक्शन पीछे लगेगा, धीरे धीरे बॉडी रुकेगा। तो ये तुमको ये जो टॉर्क डेवलप हुआ नॉर्मल का, ड्यू टू टॉर्क, नॉर्मल का जो टॉर्क डेवलप हुआ जो कि सेंटर से पास नहीं किया जब वो आगे की ओर, तो उसका अगर ये पॉइंट कॉन्टैक्ट हुआ तो कभी नहीं रुक पाएगा ये। लेकिन एक्चुअली में ये जो कांटेक्ट होता है वो एक थोड़ा सरफेस होता है, जिस कारण से नॉर्मल इसका सेंटर से पास नहीं करता है, तो उसके टॉर्क को रोकने के लिए फ्रिक्शन तुमको उसके एक टॉर्क प्रोड्यूस करने लगता है और इस कारण से धीरे धीरे बॉडी फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस प्रकार से बॉडी ये रुकती है। और ये तुम्हारा हो गया। और आइडियल कंडीशन अगर माने जो पॉइंट कांटेक्ट जो हम लोग सिंपली क्वेश्चन में डील करेंगे, तो पॉइंट कांटेक्ट में तुम्हारा क्या होगा, प्योर रोलिंग में ये बॉडी भी इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा और ये बॉडी चलता रहेगा और फ्रिक्शन का। और लेकिन अगर यही चीज़ अगर रहेगा इंक्लाइंड सरफेस पे, तो जाहिर है कि उसमें mg का जब कंपोनेंट एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो प्योर रोलिंग भी नहीं हो पाएगा उसको बॉडी का। mg का तो उसके लिए फ्रिक्शन तो रहना जरूरी है, लेकिन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन उसमें भी जीरो होता है। तो हम लोग पहले एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और उसके बाद देखते हैं कि एक क्वेश्चन से हम लोग डील कर लेते हैं। एक तुमको स्फीयर है, इसको वेलोसिटी दे दिया गया, v दे दिया गया, ये रफ सरफेस है, रोटेशन नहीं दिया गया। अब इनिशियली इसको वेलोसिटी सिर्फ दिया गया है, आगे की ओर v दिया गया है, इसको पुश कर दिया गया है। तो इसका जो बॉडी है ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर है जिसका मोमेंट होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये तुमको धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो बॉडी, एक चीज़ गौर करता होगा, जब इसको धकेलोगे तो कुछ देर के बाद देखते हो कि घूमने लगता है, तो इसमें क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। तो देखो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो बॉडी, जब इसमें अभी जो है इसमें कोई रोटेशन नहीं दिया गया, ओमेगा नहीं दिया गया है, तो इस पार्टिकल का जो कि जमीन के कंटेक्ट में होगा ये तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, तो इसमें फ्रिक्शन तुमको पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर काम करेगा। तो फ्रिक्शन जब काम करेगा तो एक बात तो तय है कि ये डिस्लेशन प्रोड्यूस करेगा, तो इसका वेलोसिटी घटता जाएगा। और एक चीज़ देखें कि इसका जो टॉर्क होगा, ये इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस करने लगा, ये इसके अबाउट में सेंटर से पास करेगा, तो आर क्रॉस एफ का एक टॉर्क एक क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, इसका फ्रिक्शन का प्रोड्यूस हो रहा है। तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो इसका ओमेगा बढ़ने लगेगा, ओमेगा बढ़ने लगेगा और वेलोसिटी जो इसका है ये धीरे धीरे घटने लगेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जबकि तुमको इसका स्पीड जो v1 होगा और इसका जो एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 होगा, तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 r हो जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन लगना भी बंद होगा, चूंकि इसका स्लिपिंग बंद हो जाएगा जो आइडियल कंडीशन में जो पॉइंट कांटेक्ट मानेंगे, तो जब ये रोलिंग बंद हो जाएगा तो उस स्थिति में इसका वेलोसिटी क्या होगा। वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी व्हेन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट, व्हेन प्योर रोलिंग start, it has given initial v velocity, it has given initially speed v, इसको इनिशियली v स्पीड दिया गया सॉलिड स्फीयर को। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो
जैसा चर्चा भी किए। तो ये जो तुमको F है, फ्रिक्शन क्या देगा, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू माइनस एम ए कर सकते हो, डिस्टिलेशन देगा इसको माइनस एम ए देगा। तो या एम ए लिखिए, तो A इज इक्वल टू एफ बाय एम का ये डिस्टिलेशन देगा। लेट आफ्टर टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी, टाइम टी प्योर रोलिंग स्टार्ट, प्योर रोलिंग स्टार्ट, प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है आफ्टर टाइम टी। तो टाइम टी में तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v1 इक्वल्स टू v माइनस ए टी, ए का मतलब हो गया ए टी, अच्छा ठीक है, डिस्टिलेशन ए टी। तो v1 इक्वल्स टू v माइनस एफ बाय एम इंटू टी। तो ये तुमको है यहाँ पर अगर t का वैल्यू निकल जाए कब रोलिंग होता तो वो कैसे निकलेगा, v1 तो निकला हमारा, लेकिन ओमेगा 1 निकाल करके ओमेगा भी बढ़ते जाएगा, इसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं हम लोग। तो टॉर्क जो है फ्रिक्शन का प्रोड्यूस होगा तो वो इसका ओमेगा को बढ़ाएगा। तो टी टाइम में कितना ओमेगा हो जाएगा, इस पर काम करता है। अब एंगुलर पैरामीटर पे काम करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो तुमको टॉर्क होगा तो सिर्फ ये तुमको फ्रिक्शन का आर इंटू एफ आएगा, और आई अल्फा, आई का वैल्यू होगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 5/2 एफ बाय एम आर, एक आर तो कैंसिल हुआ, एफ बाय एम आर, 5/2 एफ बाय एम आर। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगा हमारा आफ्टर टाइम टी, 0 प्लस अल्फा इंटू टी। तो 0 प्लस तो ओमेगा 1 हो गया 5f बाय 2mr इंटू टी। अब जो है टी निकालने के लिए व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट v1 इज इक्वल टू ओमेगा 1r, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट v1 इज इक्वल टू ओमेगा r 1r एट प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग v1 इक्वल्स टू ओमेगा 1r। तो v1 है मेरा v माइनस एफ बाय एम इंटू टी, दैट्स इक्वल्स टू हो गया तुमको 5 एफ टी बाय एम आर 2mr इंटू आर। तो आर आर तो कट जाएगा, तो v बराबर हो गया एफ टी बाय एम, और इधर 5/2 है 7/2, v बराबर 7/2 एफ टी बाय एम। तो 2/7 हो जाएगा, 2 टी इज इक्वल टू 2mv बाय 7f, 2mv बाय 7f, ये t हो गया अब। और तो v1 निकालना है हमको, तो v1 में पुट कर दीजिए इसको। तो v1 इज इक्वल टू v माइनस एफ बाय एम इंटू टी का वैल्यू आ गया तुमको, और टी का वैल्यू आ गया 2/7, 2/7 इंटू एम वी बाय एफ। तो v माइनस 2v/7, तो v माइनस दैट्स इक्वल टू v माइनस 2v/7, दैट्स इक्वल टू 5v/7। ये इतना वेलोसिटी इसका हो जाएगा, इसका वेलोसिटी तुम्हारा हो गया 5v/7 हो जाएगा, जो अगर हम लोग v स्पीड से थ्रो किए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोलाइड करता है किसी दीवार से तो सिर्फ उसका एंगुलर स्पीड बदलता है, लीनियर स्पीड बदलता है। जैसे अगर कोई बॉडी, अगर ये जा रहा है बॉल, ये v स्पीड से जा रहा है, ओमेगा इधर स्पीड है इसका, तो जब अब ये इस कोलाइड करेगा तो इसका स्पीड जस्ट इधर रिवर्स हो जाएगा लीनियर बेस, लेकिन ये एंगुलर इधर ही रहेगा, तो इसका प्योर रोलिंग समाप्त हो जाएगा। चूंकि और लेकिन प्योर रोलिंग मानने के लिए फिर जो है तुमको उल्टा डायरेक्शन में v इक्वल टू ओमेगा r होना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर तुमको ये बॉडी यहाँ से, अगर कोई बॉडी है, फोर्स अगर यहाँ से कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे यहाँ पर, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसमें कोई फोर्स यहाँ पर लगा दिया अगर, तो ये फोर्स अगर लग रहा होगा तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा
तो इस स्थिति में देखो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन इसमें आगे बढ़ेगा तो इसको एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा और अल्फा भी प्रोड्यूस होगा इसका टॉर्क। और जहाँ तक कि इसका देखेंगे कि ये स्लिप किधर करने लगेगा, नीचे का पॉइंट, तो नीचे के पॉइंट को इसके कारण एक्सेलरेशन मिलेगा F/m और इसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिलेगा इसको। तो अगर इसका स्लिपिंग जो जनरली अगर स्लिपिंग इसका बैकवर्ड होने लगा तो फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है। ये तुमको देखना पड़ेगा कि ए कितना है और अल्फा कितना है, ए इक्वल टू अल्फा। जैसे कि अभी अगर सॉलिड स्फीयर है तो F इक्वल टू एम ए लगेगा अगर ऊपर के पॉइंट पर, तो ए इक्वल टू F/m लगा। अच्छा, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा इसका देखो, अगर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा 2/5mr² आई इंटू अल्फा हो गया तुम्हारा। तो अल्फा हो गया तुमको 5/2mr हो गया, अल्फा F 5/2mr। तो अल्फा आर जो तुम्हारा हो गया 5/2f हो गया। तो ए बराबर ए और अल्फा में देखें तो क्लियर कट दिख रहा है कि अल्फा आर ग्रेटर देन ए है, अल्फा आर ग्रेटर देन ए है। तो अल्फा आर ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब स्लिपिंग किधर होगा, इसका बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग का केस आएगा तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन इस स्थिति में आगे लगेगा। लेकिन अगर तुमको जैसे कि अगर यही जो तुम्हारा कहते हैं हॉलो सिलेंडर होता, हॉलो स्फीयर में 2/3mr² होता तो भी तुम्हारा क्या होगा, ये 2/3 होगा तो भी तुमको फ्रिक्शन आगे ही लगेगा। हॉलो सिलेंडर था mr² होता तो ये प्योर रोलिंग में ही आ जाएगा। अगर ये सॉलिड से हॉलो सिलेंडर होगा ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये तुमको प्योर रोलिंग में आ जाएगा डायरेक्ट, तो उसमें फ्रिक्शन लगने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रिक्शन के बिना ही तुमको प्योर रोलिंग में आ जाएगा और बॉडी चलता रहेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि हमको जबकि कहीं से किसी अदर जगह से लगता, अगर हाईएस्ट पॉइंट से लगे बीच में ही कहीं और से लगता, कुछ हाइट से ऊपर से, तो इस स्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि प्योर रोलिंग में है, अकॉर्डिंगली हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है और उसके आधार पर क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। अब जैसे कि तुमको अगर देखें प्योर रोलिंग ऑन प्योर रोलिंग मोशन या रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे ये जबकि तुमको है इंक्लाइंड प्लेन पे जब रोलिंग मोशन होगा इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन जब इंक्लाइंड प्लेन पे होगा तो जैसे कि तुमको इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक तो इधर mg लगेगा, एक दूसरा क्या लगेगा, इसका फ्रिक्शन लगता है तो mg sin थीटा इसको नीचे की ओर लगेगा और फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। तो इसमें अगर ये प्योर रोलिंग में है तो इसका जो कि तुमको जो वैल्यू होगा फ्रिक्शन का, अगर ये फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि इसमें प्योर रोलिंग में ये बॉडी रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा तुम्हारा, इसमें अगर ये प्योर रोलिंग में है, अगर प्योर रोलिंग में है तो इसका जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा वो जो कि टॉर्क जितना प्रोड्यूस करेगा, तो कभी भी इसमें क्या होगा तुमको, ये जैसे तुम्हारा होता है mg sin थीटा नीचे लगता है इसका, mg sin थीटा इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है अगर प्योर रोलिंग देने के लिए, ये जरूरी नहीं कि म्यू mg cos थीटा के बराबर हो, चूंकि ये जितनी आवश्यकता होगी उतना ही होगा। अगर ये इनसफिशिएंट है तब तो ये म्यू mg sin थीटा हो जाएगा। ये फ्रिक्शन यदि इनसफिशिएंट तो सारे बॉडी एक समय पे आएगा, जमीन पे आ जाएगा। प्योर रोलिंग को प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं तो इसका इफ नो प्योर रोलिंग तो F इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा हो जाएगा। ये तो इसका मतलब हो जाएगा फॉर ऑल बॉडी, तो फॉर ऑल बॉडी कोई भी शेप, फॉर ऑल शेप तो एक्सप्रेशन क्या जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो a इक्वल टू क्या होगा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ऑल बॉडी रिच
बॉटम सिमल्टेनियसली। ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसका भी एक आंसर है। अगर इनसफिशिएंट है तो डायरेक्ट मैक्सिमम आप लगा दीजिएगा। लेकिन इफ प्योर रोलिंग, इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, इफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू सपोर्ट प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट है फ्रिक्शन, तो उस स्थिति में जाहिर है कि F जो है म्यू एम जी कॉस थीटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एम जी को मैक्सिमम होता है। अगर उससे कम रिक्वायरमेंट हमारा, उससे ही काम चल जाए। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये इस बात पे डिसाइड होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे, ये नीचे जाएगा ये ए स्टेशन से। और ये टॉर्क जो है तुम्हारा फ्रिक्शन इंटू आर, तो एफ इंटू आर जो देगा, एफ इंटू आर, फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा आई अल्फा, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर भी कहते हैं आई अल्फा। तो एफ का वैल्यू हो गया तुमको इतना ही चाहिए कि ये प्योर रोलिंग सस्टेन कर सके, तो एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। और एक रेडियस ऑफ गायरेशन तो इसे पीछे नहीं बताए थे, तो एफ इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई को एम के स्क्वायर लिखते हैं इंटू अल्फा, जहाँ पर के को रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा भी रहेगा बॉडी उसके आधार पर होता है। जैसे कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन, जैसे कि सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के का वैल्यू निकल सकता है। तो इससे तुम्हारा एम मतलब एम के स्क्वायर हो गया तुम्हारा, तो एम के स्क्वायर हो गया इंटू अल्फा। तो इससे तुम्हारा क्या जाएगा, फ्रिक्शन का वैल्यू निकल सकता है तुम्हारा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा तुमको एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। और प्योर रोलिंग के लिए क्या जरूरी है हमको, ए इक्वल्स टू अल्फा आर। फॉर प्योर रोलिंग ए, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे और यहाँ पर से ए निकालेंगे, तो फॉर प्योर रोलिंग इक्वेशन जब भी लिखेंगे प्योर रोलिंग ए इक्वल्स टू अल्फा आर। तो जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को बढ़ने का यही अप्रोच होगा, आप इसमें अप्लाई कीजिए। जैसा भी शेप है इस बॉडी का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। दूसरा एक अप्रोच जो क्वेश्चन बनाने का होता है, ये प्योर रोलिंग सस्टेन करता है तो एनर्जी कंजर्व होता है। ये तो हम लोग रोटेशन के मतलब कि काइनेमेटिक्स के रूप में लिखे, एफ इक्वल टू एम ए, या टॉर्क के आधार पर इक्वेशन लिखे। एक दूसरा अप्रोच इसके बनाने का होता है, इस तरह के क्वेश्चन सिचुएशन को डील करने का, कि आप एनर्जी कंजर्वेशन पे आइए। प्योर रोलिंग में तुमको जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होता है वो जीरो होता है। जैसे देखो उसमें दो तरह का वर्क डन वो करता है। एक तो सिचुएशन को इस तरह से मतलब कि एफ इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के सिचुएशन से हम लोग डील कर सकते हैं। इन प्योर रोलिंग अगर एनर्जी के संदर्भ से देखें इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का, तो क्या होगा अप्रोच। प्योर रोलिंग में देखो तुम्हारा जो ये केस होता है, फ्रिक्शन दो तरह का वर्क करता है। एक ट्रांसलेशन में निगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स बैकवर्ड लगेगा फ्रिक्शन का, और मूवमेंट फॉरवर्ड होगा। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन इज निगेटिव। और रोटेशन में यही जब एफ इंटू आर करेगा तो आर इंटू थीटा एस हो जाएगा, आर इंटू एफ इंटू थीटा। और जब प्योर रोलिंग है तो एस और थीटा आर इक्वल होगा। तो वर्क डन बाय द friction in pure rolling, work done by friction in pure rolling is equal to क्या हो गया, माइनस एफ इंटू एस हो गया रोटेशन में, ट्रांसलेशन में। और टॉर्क का क्या होगा, एफ इंटू आर इंटू थीटा, थीटा का मतलब एस बटे आर, दैट्स इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग, नेट वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो नेट वर्क डन जब जीरो है फ्रिक्शन का, तो इसका मतलब कि वर्क एनर्जी थ्योरम में बोलते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई, ई एफ माइनस ई आई। तो जब जीरो हो गया तो दैट्स इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। तो ई एनर्जी ई एफ ई आई इज इक्वल टू ई एफ एनर्जी कंजर्व। तो ई आई जहाँ तक है इनिशियली तो तुमको इसको कह सकते हैं बॉडी अगर तुमको एच हाइट पर है तो, या एल मतलब कि अगर तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन का लेंथ अगर एल है तो ये हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एल साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुमको एच है तो ये एच हो गया, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। इनिशियली हो जाएगा तुमको एम जी एल साइन थीटा,
mgl sin थीटा, और दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर जब किया आएगा mgl sin थीटा का पोटेंशियल एनर्जी है। अब नीचे बॉडी आएगा तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसका होगा तो दो तरह का होगा, इसमें ये मूवमेंट भी करेगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को मैंने काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होगा इसका, जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा इसका। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं लॉसिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी था पहले और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नीचे रेफरेंस माने तो जीरो हो गया। तो mgl sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, mgl sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर, आई को हम लोग एम के स्क्वायर लिख देते हैं, आई इंटू ओमेगा को प्योर रोलिंग है तो वी बटे आर का होल स्क्वायर, प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग में वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर रखती है। तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से, और तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं अब इस तरह के सिचुएशन को, जब फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए, और अगर सपोर्ट नहीं है तो कोई भी शेप होगा, सिक्का कॉइन हो या तुमको सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, कोई भी तुम्हारा क्या होगा, सब एक साथ बॉटम में आएगा, और चूंकि सबका एक्सलेशन सेम होगा। और जबकि जब प्योर रोलिंग होता है, एग्जिस्ट करता है, तो सबके लिए फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो वेरी करता है, और इसलिए तुमको सबका आने का टाइमिंग भी क्या होगा, वो डिफर करेगा। जैसा कि हम लोग उधर से भी एक्सलेशन के आधार पर निकाल, यहाँ वेलोसिटी के आधार पर जो एनर्जी कंजर्वेशन से भी इस बात को देखो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या होगा, mgl sin थीटा है तुम्हारा, तो mgl sin थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, mgl sin थीटा, और चलो नहीं तो इधर लिख दो, चलो इधर ही लिख देते हैं, लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अब आगे बढ़ा देते हैं, इससे एक्सलेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो mgl sin थीटा बराबर क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर 2gl साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के जहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब कि रेडियस ऑफ गायरेशन, जैसे किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि किसी का डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, दैट्स इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिख दिएगा, तो k इज इक्वल टू r बाय रूट 2, ये डिस्क का हो गया उसके अबाउट, या m2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, इससे रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग निकाल सकते हैं कभी भी, तो k का वैल्यू। तो ये तुम्हारा हो गया कोई भी अलग अलग शेप के लिए, और इसका तुमको अब जो है तुमको निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है तुमको 2as, और वी स्क्वायर एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2a, और डिस्टेंस कितना कवर किया, l, 2al, तो 2al रख दीजिए यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह, तो दैट्स इक्वल्स टू 2al बराबर 2g साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2kl। तो इसमें क्या होगा तुमको, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2al, तो a बराबर क्या होगा तुम्हारा 2 कट जाएगा, a बराबर g साइन थीटा बाय, a बराबर g साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, a बराबर हो गया g साइन थीटा बटे, तो एक्सलेशन इसका जो वैल्यू आया g, तो अलग अलग शेप के लिए जिसका k ज़्यादा होगा उसका एक्सलेशन कम होगा, तो k जहाँ तक तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, तुमको सॉलिड सिलेंडर जो कि होलो सिलेंडर होगा उसका k का वैल्यू 1 होता है, और उसके बाद जैसे तुम्हारा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जैसे कि के स्क्वायर जैसे कि लिखेंगे फॉर होलो सिलेंडर, फॉर डिस्क जैसे, फॉर सॉलिड स्फीयर सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 होगा, तो हॉलो सॉलिड स्फीयर जो है तुम्हारा सबसे जल्दी लौटेगा, यहाँ पर अगर प्योर रोलिंग में जाएगा तो सॉलिड स्फीयर तुमको सबसे जल्दी पहुँचेगा, एक्सलेशन उसका सबसे अधिक होगा, जो के स्क्वायर बाय स्क्वायर सबसे कम है, और उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा तुमको
2/5, उसके बाद तुम्हारा जो है डिस्क कह सकते हो या सॉलिड सिलेंडर, उसका होगा 0.5 k² होगा, mr²/2 होता है k², क्या mk² बराबर mr²/2, तो उससे k का वैल्यू निकल जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा तुम्हारा अलग अलग शेप के लिए ये निकलता जाएगा। तो ये सबसे पहले तुमको पहुंचने वाला में कौन होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, अगर इंक्लाइन प्लेन पर से दे देंगे सबको, और सफिशिएंट रहा रोलिंग के लिए। और तुम्हारा दूसरा बॉडी होगा जो कि आएगा, तो उसका k का वैल्यू अलग अलग, जिसका तुमको वैल्यू ज़्यादा होते जाएगा। जैसे कि सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² देखें तो mk² बराबर क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², तो k²/r² इज इक्वल टू 2/5 हो गया। तो ये सॉलिड स्फीयर का हो गया, ये सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया ये। और तुमको फॉर हॉलो स्फीयर अगर कहें तो k²/r² इज इक्वल टू 2/3, यदि ज़्यादा है तो 2/3 ज़्यादा है, तो 2/3 जब ये जिसका कम होगा वो का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो वो जल्दी यहाँ पर पहुँचेगा ज़मीन पर। ये क्या क्या केस हुआ, अगर तुमको प्योर रोलिंग तुमको अगर करा रहे हैं तो फ्रिक्शन, तो सॉलिड स्फीयर तुमको सबसे पहले आएगा, उसके बाद तुमको क्वाइन आ जाएगा, जो कि डिस्क कह सकते हैं या सॉलिड सिलेंडर कहें, ये 0.5 होगा वो आएगा। उसके बाद तुमको हॉलो स्फीयर का आ जाएगा 2/3, फिर तुमको सबसे पीछे आएगा रिंग शेप बॉडी, जो है सबसे पीछे आएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और तुम लोग को कोई भी ये जो इस चैप्टर का जो भी थ्योरी है वो सारा हमने लगभग डील कर दिया। और जो क्वेश्चंस वगैरह एस.सी. वर्मा के बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी हैं। तुम लोग को जो भी क्वेश्चंस में को डिस्कस करना हो, कहीं पर तुम्हें दिक्कत हो रहा हो, कोई सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई टॉपिक जो मैंने अभी डील किया उसमें भी कहीं परेशानी हो रही है समझने में, तो उसके लिए तुम कभी भी राइट रोल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी पर्सनल टाइम भी अलॉट करा सकते हो। या तुमको लाइव क्लासेस उसमें जो होते हैं उसमें भी तुम शामिल हो सकते हो, जिसमें तुमको डिस्कशन के लिए क्वेश्चन पूछने के समय मिलेंगे, या तुम पर्सनल टाइम अलॉट करा के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टाइप के लिए जो भी कोई पोर्सन पढ़ना हो, कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हों, तो उसके लिए हमसे कभी भी टाइम अलॉट करा सकते हो। और तुम्हें जितने भी ज़रूरत पड़ेगी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की जो तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए तुमको जो भी मदद होगी, या उस पर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वहाँ भी आकर डिस्कस कर सकते हो। तो जो भी लाइव क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हो, या तुम पर्सनल टाइम लेकर के भी पढ़ाई अपना जारी रख सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अब तुमको जहाँ तक थ्योरी का ही क्लासेस हो गया, क्वेश्चंस वगैरह के लिए कभी भी राइट रोल ऐप पर आइए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी थ्योरी में दिक्कत हो, तो इसके लिए कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।